चलिए बच्चों, आगे चलिए। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे बच्चों से बातें होती है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे जो है सेंटर ऑफ मास और आरबीडी से हल्का फुल्का डरते हैं, उन्हें छोड़ के जाते हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा सेंटर ऑफ मास और आरबीडी और वो कहें कि सर अगर हमें अगले 2 महीने में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो यू कैन अवॉइड इट। बट अगर किसी बच्चे ने हल्का फुल्का भी अगर पढ़ रखा है तो उन्हें सेंटर ऑफ मास और आरबीडी छोड़ना नहीं चाहिए। और जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ उतना भी अगर पढ़ लोगे तब भी 90% चांस इसी बात के हैं कि जो सवाल हमने आपको कराए हैं, जो फॉर्मूले हमने आपको लिखाए हैं, जो सवाल क्लास में या फिर बड़ा टेस्ट के अंदर कभी ना कभी आए हैं, जो डीपी में है, उनमें से कोई ना कोई सवाल फंस जाएगा और वो हमसे हो जाएगा। बिकॉज ठीक है, चैप्टर बड़ा है, टफ है, वो बातें तो है ही हैं, लेकिन इस बात से तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे एग्री करेंगे ना कि सेंटर ऑफ मास और आरबीडी का सवाल पूछते तो हैं, मतलब जेईई मेन में तो आता ही ना यार, सवाल तो आता ही है। तो इसलिए किसी बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया ना हो इन चैप्टर का तो वो तो छोड़ दे, मैं ऐसा उसके लिए बुरा नहीं मानूंगा। बट किसी बच्चे ने अगर हल्की फुल्की भी अगर पढ़ाई कर रखी है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, ही कैन स्कोर वेल। मेरी ऐसी फीलिंग है कि है ना, जितना टफ आरबीडी और सेंटर ऑफ मास लगता है ना, जेईई मेन के अंदर उतना टफ सवाल नहीं पूछते, ठीक है। और अगर टफ पूछेंगे भी तो मान के चले ना कि वो जो टफ होगा वो अपन ने कर रखा होगा, श्योर बात है, ठीक है। चलिए, सेंटर ऑफ मास, बड़ा बेसिक बात आपको बताई है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम बहुत बड़ी बॉडी को पड़ावा मान सकते हैं। बड़ी बॉडी है, उसको हम किसी पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट करें तो उस पॉइंट को हमें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, जिस बिंदु पर रखना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर हमें उसको रखना पड़ेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल बेटा m1 मास का है, उसकी पोजीशन है लेट से r1 वेक्टर। एक दूसरा पार्टिकल है m2 बेटा, उसकी पोजीशन है लेट से r2 वेक्टर। और ऐसे खूब सारे पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मुझे सारे के सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास की अगर पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपली पहला वाला मास उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरा वाला मास इनटू उसकी पोजीशन प्लस तीसरा वाला मास मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन वेक्टर। इन सबको जोड़ लो। ये जो मास इनटू पोजीशन लिखा हुआ है इसको हम बेटा क्या मास मोमेंट भी कहते हैं। ये जो मास इनटू पोजीशन लिखा हुआ है इसको मास मोमेंट भी कहते हैं। डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारा का सारा फॉर्मूला तुम सिर्फ x कोऑर्डिनेट के भी लिए लिख सकते हो। जैसे पहला वाला मास उसका x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला मास उसका x कोऑर्डिनेट, तीसरा वाला मास उसका x कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय पूरा का पूरा मास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ऐसे बड़ा फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट का, z कोऑर्डिनेट का सबका बन सकता है और उस पर सवाल भी आ सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और बड़ा ज़रूर याद रखें, अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मासेस हो, एक पॉइंट मास m1 है और एक पॉइंट मास लेट से बड़ा मेरे पास m2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन लेट से आपके पास लेट से x है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो दोनों को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा और दोनों मासों में से भारी वाले मास के नज़दीक होगा। मान लो m1 बड़ा है तो m1 के नज़दीक सेंटर ऑफ मास रहेगा। m1 से अगर ये दूरी x1 है और m2 से अगर ये दूरी x2 है तो आप बेटा ये वाली बात देख सकते हो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x, इट्स ऑब्वियस। और दूसरी बात ये होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1 x1 विल बी इक्वल टू m1 x1 विल बी इक्वल टू m2 x2। मतलब x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। x1 प्लस x2 x के बराबर है और x1 अपॉन x2 m2 अपॉन m1 के बराबर है। यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो, बड़ा वैल्यू आएगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स x, और x2 की वैल्यू आएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स x, ठीक है। याद रखने वाली सी बात है ना, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक। अच्छा रिजल्ट है, बड़ा काम आएगा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूस है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई x एक्सेस है, ठीक है, और x एक्सेस के अलोंग लेट से बड़ा कोई ना कोई आपके पास बॉडी है, ठीक है।
मुझे अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले x डिस्टेंस जाइए और एक छोटा सा dm मास लीजिए, छोटा सा dm मास लीजिए ऐसे, ठीक है। x डिस्टेंस पे छोटा सा dm मास लीजिए। पूरे के पूरे सिस्टम का जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी वो छोटा सा dm मास मल्टीप्लाइड बाय उसका x कोऑर्डिनेट। ऐसे छोटे छोटे dm मास लेते जाओ, उनको उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते जाओ और जोड़ लो। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय ऑब्वियस बात है टोटल मास। इसी तरह से अगर किसी सिस्टम का अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास निकालना हो तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा मास लो dm, ठीक है। फिर उस dm मास का जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इंटीग्रेशन डिवाइड बाय ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे बेटा आपके पास फॉर्मूला z कोऑर्डिनेट का भी बन जाएगा, ठीक है। जो भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होंगी और अगर उन पर सारा का सारा मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। सर ये क्या बोल दिया आपने फटाफट? अरे यार मेरे कहने का अर्थ ये कि अगर मान लो यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ऐसे m मास की l लेंथ की अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बड़ा बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। वेन ऐसे बीचों बीच लाई करेगा इट मीन्स दैट ये डिस्टेंस l/2 बड़ा, ये डिस्टेंस भी आपके पास l/2। अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म रिंग है, सिंपल यूनिफॉर्म रिंग है और सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बड़ा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर यहां लाई करेगा, ठीक है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क है, सारा का सारा मास एरिया पर यूं फैला हुआ है तो जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है बड़ा वही आपका सेंटर ऑफ मास। यही हाल बेटा यूनिफॉर्म स्फीयर और यूनिफॉर्म शेल का भी है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे होलो स्फीयर हो, जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेटा वही आपका सेंटर ऑफ मास है। तो जो भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उन पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रोइड होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, ठीक है। इतनी सी बात याद रखकर हम काफी सारा काम तो निपटा लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट इज कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जो सिमेट्रिक शायद ना हो, मतलब उतनी सिमेट्री ना हो, उनका सेंटर ऑफ मास वैसे हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट अपन को याद भी रखने हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, बट मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई हाफ रिंग है, आधी रिंग है, पूरी रिंग का सेंटर मास तो पता ही है, सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस हाफ रिंग का जो रेडियस है बड़ा वो आपके पास r है। हाफ रिंग है, इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है बड़ा वो यहां से 2r/π डिस्टेंस ऊपर होगा, 2r/π डिस्टेंस ऊपर होगा। इसी तरह से अगर क्वार्टर रिंग हुई तो उसका सेंटर ऑफ मास बड़ा यहां, क्वार्टर मतलब बड़ा 1/4। अगर आपके पास 1/4 रिंग हुई रेडियस r की तो सेंटर ऑफ मास यहां से 2r/π, यहां से 2r/π, यहां कहीं होगा। दिस विल बी 2r/π, दिस विल बी 2r/π। ये शायद लास्ट ईयर का जेईई मेन का सवाल था। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क, बड़ा मान लीजिए आपके पास कोई हाफ डिस्क है, यूनिफॉर्म मास है बेटा, ठीक है, और इस पर सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इससे 4r/3π डिस्टेंस ऊपर होगा। कितना बड़ा? 4r/3π डिस्टेंस ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। दिस डिस्टेंस विल बी 4r/3π where of course r is the radius of this half disk। यही हाल बेटा क्वार्टर डिस्क का भी है। अगर आपके पास इस तरह से कोई 1/4 डिस्क है, इस तरह से अगर 1/4 डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से 4r/3π और यहां से 4r/3π, यहां कहीं से होगा। बड़ा क्वार्टर डिस्क समझ तो गया ना, 1/4 ऑफ द डिस्क, पूरी डिस्क थी ना, उसका सिर्फ हो सकता है 1/4 हिस्सा, उसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहां कहीं लाई करेगा। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बड़ा शायद इन दोनों में से कोई एक सवाल लास्ट ईयर पूछा था,
तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं ना उन पर सवाल पूछता है जी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे कोई टाइम पास के लिए लिखा रहा हूँ, बड़ा जी पूछता है, ठीक है। हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन खैर इतना टाइम तो अपने पास है नहीं कि अपन निकालें, ठीक है, ये तो रिवीजन है बेटा। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोस्फीयर। सुनिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई होलोस्फीयर है ऐसे, ये उस होलो है स्फीयर नहीं बेटा, होलो हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर है। पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास थोड़ा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता ही है। ये बेस है और ये आपका हेमिस्फीयर है, ऐसे हेमिस्फीयर है आर रेडियस का, बड़ा होलो है, अंदर से पूरा का पूरा खाली। इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा बड़ा वो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से r/2 डिस्टेंस ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। बड़ा आपके पास इस तरह का सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड है बेटा, अंदर पूरा का पूरा मास भरा पड़ा है। देन हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है। पूरे स्फीयर का सेंटर मास तो आप जानते हो बेटा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। अगर इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है बेटा वो यहाँ से, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे 3r/8 डिस्टेंस ऊपर होगा। यहाँ कहीं से सेंटर ऑफ मास, यहाँ के बेटा आपका सेंटर ऑफ मास हो, ठीक। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कॉन। बड़ा आपके पास एक सॉलिड कॉन है, सॉलिड कॉन है ऐसे, बेटा इस तरह से कोई सॉलिड कॉन है। सॉलिड का मतलब तुम समझ गए कि बेटा अंदर पूरा का पूरा मास भरा पड़ा है, ठीक। अगर इस कॉन की हाइट, टोटल हाइट अगर h है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं। जो बेस है उससे तो h/4 की डिस्टेंस पे होगा, और जो वर्टेक्स है उससे ऑब्वियस बात है कि 3h/4 हो जाएगी। टोटल हाइट h है तो ऐसा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो सॉलिड कॉन हुआ। मान लो आपके पास होलो कॉन है। होलो कॉन मतलब जैसे छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है तो एक टोपी बनाते हैं ना, ऊपर से टोपी पहनाते हैं, वो एक तरह से हमारे पास होलो कॉन है, ठीक है। होलो कॉन कैसी होगी? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसे ये आपके पास होलो कॉन है। अगर इस होलो कॉन की हाइट अगर h है, बड़ा होलो कॉन में ध्यान रखना कि सारा का सारा जो मास है वो इस स्लैंट हाइट पे है, ऐसे सारा मास यूं है, नीचे से खाली है, ठीक है, अंदर से भी पूरी पूरी खाली है। इसका सेंटर ऑफ मास जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कहीं लाई करेगा। बेस से जो डिस्टेंस होगी वो h/3 होगी, और वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी वो 2h/3। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। ये जो मैंने सारे के सारे सेंटर ऑफ मास निकाले बेटा, ये स्टैंडर्ड से ही हैं। आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, है ना। चाहो तो क्या बेटा, याद ही रखना है, ठीक है। तो जेई ने बेटा पहले साल पूछ रखे हैं, इनके ऊपर वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड तो बेटा ये है, बाकी तो ऑब्वियस बात है, कोई अगर नया सवाल पूछ लिया तो उसे तो डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि बेटा सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में कौन सी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जानना, उनको भी देखते हैं। जैसे हम एक बात तो समझ चुके हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equals to mass of particle 1, position of particle 1, mass of particle 2, position of particle 2, so on, divided by of course m1 plus m2। ये वाली बात तो बेटा हमें पता ही है। यही ऐसा ही फॉर्मूला हमारे पास तब भी आ जाएगा जब हम पोजीशन की बजाय चेंज इन पोजीशन करें। चेंज इन पोजीशन बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एक ही बात है। आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू
मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं से एग्जांपल के लिए ऐसे कहूँ, बेटा 2 ग्राम का पार्टिकल है, इसको मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग, बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। और कोई 3 ग्राम का पार्टिकल है, इसको मैंने वाई एक्सिस के अलोंग 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो बताओ कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना डिस्प्लेस होगा, वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला सवाल पूछा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। आप कहोगे सर दैट इज m1 2 ग्राम, सॉरी आप सीधा लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी मास ऑफ पार्टिकल 1 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर आई कैप, प्लस m2r2, बेटा मास है 3 ग्राम और उसका डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर जे कैप, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बेटा m1 प्लस m2 बेटा मेरे ख्याल से 5 ग्राम हो गया, बेटा ग्राम से ग्राम बेटा क्या हो गया, कैंसिल। दैट इज आई थिंक 10 आई कैप प्लस 18 जे कैप अपॉन 5 सेंटीमीटर, ये हमारे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है। तो ठीक है, ऐसे आप बड़े आराम से सोच सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू उसकी वेलोसिटी प्लस मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू उसकी वेलोसिटी प्लस मास ऑफ पार्टिकल 3 इंटू उसकी वेलोसिटी एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। ऐसे करके हम कभी भी पूरे के पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर लूँ, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 ग्राम का पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और एक 3 ग्राम का पार्टिकल है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है लेट से 2 मीटर पर सेकेंड से। और मुझसे पूछ ले बताओ कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम कह देंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी m1v1 2 ग्राम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस m2v2 3 ग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, बेटा डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, बेटा नीचे की तरफ लिख दोगे माइनस जे कैप, डिवाइड बाई टोटल मास, बेटा टोटल मास इज ऑफ कोर्स 5 ग्राम्स, 3 और 2 बेटा 5 ग्राम है, तो क्या ग्राम 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 बेटा क्या हो गया, कैंसिल। आई थिंक आंसर आ गया 10 आई कैप माइनस 6 जे कैप अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है। इसी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर मैं एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई पूरा मास, बेटा पूरा मास इज m1 प्लस m2 प्लस 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 प्लस। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप एक स्टाइल से और भी लिख सकते हो कि इट इज एक्सटर्नल फोर्स, पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई पूरा का पूरा मास। दोनों ही फॉर्मूले बेटा अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे बेटा आप ना सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में हर चीज़ पता कर सकते हो, उसकी पोजीशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, सारी की सारी चीज़ें बड़े आराम से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलिए नेक्स्ट इज कभी कभी सिचुएशन के अंदर बड़ा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा। सवालों के अंदर बड़ा सेंटर ऑफ मास हो सकता है कभी ना कभी फिक्स। सेंटर ऑफ मास जब फिक्स होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी देखना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ये एक प्लैंक है, ये एक प्लैंक है जिसका मास है लेट्स से कैपिटल M, और इस प्लैंक की जो लेंथ है बेटा आपके पास वो है L, ठीक है। इसके ऊपर एक बालक बैठा है जिसका मास है स्मॉल है,
इनिशियली ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, दोनों ही जने अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस बात है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके पास 0 है। ठीक है, अब ये वाला बालक चलना स्टार्ट करता है। अगर ये बालक चलना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि ये बालक पैरों से कैपिटल एम पर धक्का लगाएगा आगे की तरफ, वही धक्का स्मॉल एम पर लगेगा आगे की तरफ। कैपिटल एम पर लगेगा, जैसे मैं चलूंगा तो बड़ा ऑफकोर्स मैं उस प्लैंक को पीछे की तरफ धक्का दूंगा, तो कैपिटल एम पर धक्का पीछे की तरफ, वही धक्का मेरे पर आगे की तरफ। लेकिन ये जो धक्का मेरे पर आगे की तरफ और इस पर पीछे की तरफ है, ये एक इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही गवर्न कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम पर फिर भी अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर अर्थ पुल कर रही है कैपिटल एम जी से, अर्थ पुल कर रही है स्मॉल एम जी से, और ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ पुश कर रही है नॉर्मल से। सिर्फ ये तीन ही एक्सटर्नल फोर्स हैं और ये तीनों की तीनों जो फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बालक ने कैपिटल एम पर नॉर्मल नीचे लगाया है, जो नॉर्मल कैपिटल एम ने बालक पर ऊपर लगाया है, वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पर किसी प्रकार का रोल नहीं डालेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही गवर्न करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये फ्रिक्शन, बड़ा फ्रिक्शन भी इंटरनल फोर्स है, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, इसका मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर सिस्टम पर किसी प्रकार का कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इस केस में आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसका मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा इट विल रिमेन फिक्स्ड। अब होगा क्या कि जैसे ही ये बालक चलने लगेगा तो बालक तो जाएगा आगे और ये कैपिटल एम जाएगा पीछे। मैं जानता हूं कि बालक राइट गया है, कैपिटल एम लेफ्ट गया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था ना इन दोनों का वहीं पड़ा है। सेंटर ऑफ मास में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर बाद में सिचुएशन ऐसी आएगी, ये कैपिटल एम लेट से बड़ा इधर की तरफ आ गया एक्स, स्मॉल एम जो बड़ा पहले यहां था वो बड़ा चलते 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 लेट से यहां पर आ गया। बड़ा ये जो बालक था ये कितना चल लिया एल माइनस एक्स। जब भी सेंटर ऑफ मास फिक्स हो तो समझ जाना कि एक जना राइट जाएगा तो एक जना लेफ्ट जाएगा, और उनमें एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। जब भी सेंटर ऑफ मास फिक्स हो तो एक जना जाएगा राइट, एक जना जाएगा लेफ्ट। और उस केस में कैपिटल एम गया है लेफ्ट में, कितने डिस्टेंस x डिस्टेंस, तो कैपिटल एम इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम गया राइट में, कितना l माइनस एक्स। सॉल्व करते बेटा मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी वैल्यू आ गई है ml अपॉन m प्लस m। ये ले बेटा आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेटा फिक्स है, लेकिन आपका जो प्लैंक है वो लेफ्ट में चला गया है, वो भी कितना चला गया स्मॉल ml अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में इंपॉर्टेंट चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ दो सिखाई है कि तो सेंटर मास फिक्स रहेगा, और अगर दो जने हैं तो एक जना राइट जाएगा एक जना लेफ्ट जाएगा, एंड m1 x1 विल इक्वल टू m2 x2। इससे हमारा सारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, मान लो तीन जने हुए सिस्टम के अंदर, हालांकि जेईई में ऐसा सवाल आएगा नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि दो जने राइट जाए और एक जना लेफ्ट जाए, तो उस केस में क्या लिखना कि m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू m3 x3। ठीक, करना फिर ऐसे ही। नेक्स्ट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और लगभग बेटा हर दूसरे सवाल के अंदर यही लगता रहता है। सारे के सारे सवाल जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी सिस्टम पर आपको एक्सटर्नल फोर्स 0 दिखाई दे तो समझ जाना कि उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपके पास 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है बेटा वो आपकी वो कांस्टेंट है। सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का अगर जो मोमेंटम लिखोगे उसको आप बेटा हमेशा ऐसे लिख सकते हो कि पूरे के पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पूरे सिस्टम का मास भी कांस्टेंट, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इस केस में कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे।
लेकिन ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हो, जब पूरे के पूरे सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। हमारे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सिचुएशंस इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहेंगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना बेटा, एक नहीं दो एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे ही, बस चीज़ें सिखाने के लिए। ठीक, सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा कोई स्मूथ सरफेस है, बड़ा कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ये स्मूथ, इस स्मूथ सरफेस पर, इस स्मूथ सरफेस का मास जो है वो लेट से बड़ा आपके पास 100 kg है। ये एक बालक है और इस बालक का जो मास है ये 50 kg। बालक भी रेस्ट पे है और प्लैंक भी रेस्ट पे है। ठीक है, नीचे वाले सरफेस आपके पास स्मूथ है। अब ये जो बालक है ना, ये क्या करता है कि इस प्लैंक से जंप मारता है। अब जब ये बालक इस प्लैंक से जंप मारेगा तो प्लैंक पर फोर्स लगेगा पीछे, वही फोर्स बालक पर लगेगा आगे। लेकिन वो वाला जो फोर्स है वो इस पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स तो mg और ज़मीन का नॉर्मल है, लेकिन वो सारे के सारे फोर्स तो वर्टिकल है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो एक तरह से कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट नहीं है, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब सुनना, ये जो बालक है ना, ये लेट से इधर की तरफ जंप कर गया विथ सम लेट से बड़ा वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे बेटा ये 3 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर इस तरह जाएगा तो ये जो प्लैंक है ये रिबाउंड होगा पीछे की तरफ, और इसके कारण क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में क्या बेटा, कूदते ही ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि बालक के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ 3 और इस प्लैंक के पास वेलोसिटी है पीछे की तरफ 100, v। मुझे v निकालनी है, बहुत आसान है। हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बालक ने प्लैंक पर जो पीछे फोर्स लगाया और वही फोर्स बालक पर आगे लगाई, ये तो पूरे सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। चलिए बच्चों, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन ध्यान रखना, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी 0 थी, कूदने से पहले तो 0 ही थी, प्लैंक के पास भी 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम था 0। कूदते ही इसके पास तो मोमेंटम आ गया है 50 × 3 और इसके कूदते ही इसके पास मोमेंटम आ गया बेटा 100 × -v। सर माइनस क्यों बेटा, डायरेक्शन का ध्यान रखूंगा ना यार, मोमेंटम है थोड़ा इसलिए, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस साइड को प्लस तो इस साइड को माइनस। अगर ये आई कैप है तो एक तरह से माइनस आई कैप है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास आ गया है 150/100 इज इक्वल्स टू v। बड़ा v की वैल्यू आ गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, बड़ा 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के सवालों में बड़ा एक एक्स्ट्रा सवाल और पूछ लेता है, एक बताओ कि इस बालक ने कितना वर्क डन किया। तो जरा देखो, पूरे सिस्टम के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब पूरे सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 × 50 × 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 100 × 1.5 का स्क्वायर। ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आई है, उस बालक के वर्क डन के कारण आई है। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय बालक इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो आपकी 0 थी। लेकिन कई बार है ना सवाल में बेवकूफ़ बना सकते हैं। सवाल में ऐसे कह सकते हैं कि बालक जंप किया 3 मीटर पर सेकेंड से और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना बोलकर विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक बोल दें तो बड़ा हल्का सा लोचा पड़ेगा। क्या लोचा पड़ेगा सुनना, वो तो तुम लैंग्वेज से समझोगे बेटर, तो ठीक थोड़ा लोचा पड़ सकता है। जैसे मैं सेम सिचुएशन ले रहा हूँ, नीचे वाली बेटा आपके पास सरफेस स्मूथ, ये आपके पास प्लैंक के पास मास है 100 kg, ये बालक है बेटा आपके पास 50 kg। इनिशियली सारा का सारा जो सिस्टम है बेटा वो रेस्ट पे, बालक का मास बेटा 50 kg। अब बालक और ये प्लैंक सब कुछ बड़ा शुरुआत के अंदर तो रेस्ट पे थे, शुरुआत में सब कुछ रेस्ट पे थे। अब बालक जो ना वो इधर की तरफ कूद गया 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन सवाल में लिख रखा है कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से कूदा है विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अब बताओ प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है, तो इसके लिए हमें हल्की सी थोड़ी काइनेमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी, कम से कम रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह की लगानी पड़ेगी। प्लैंक के पास वेलोसिटी है लेट से बड़ा बालक के कूदते ही लेफ्ट डायरेक्शन में भी, लेफ्ट में क्या बेटा पता ही है, बालक कूदेगा राइट
तो बालक जो है वो प्लैंक पर एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा पीछे, वही इम्पल्सिव फोर्स बालक पर लगेगा आगे। इस फोर्स के कारण प्लैंक लेफ्ट में चला जाएगा। अब बालक कूदा है 3 से, बट दिस 3 मीटर पर सेकेंड इज नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो आप ऐसे कह सकते हो कि बॉय की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब सवाल के हिसाब से अगर देखें तो बॉय की वेलोसिटी प्लैंक के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ है 3 और प्लैंक की वेलोसिटी इधर की तरफ है v। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बालक की बड़ा वेलोसिटी इस तरफ आएगी 3 माइनस v। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? 3 इधर की तरफ, v इधर की तरफ, तो इधर की तरफ 3 माइनस v। तो बालक की जो बड़ा वेलोसिटी दैट इज 3 माइनस v। खैर कॉन्सेप्ट तो तुम जानती हो कि बेटा मैं इस पूरे सवाल के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये रेस्ट पे था, प्लैंक भी रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम 50 किलो का बालक 3 माइनस v से जा रहा है प्लस 100 kg का बड़ा आपका जो क्या नाम बेटा ये प्लैंक है, ये माइनस v से जा रहा है। से माइनस क्यों? बड़ा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे इधर को प्लस लिखा है तो इसे माइनस लिखा। और जैसे मैंने इसको सॉल्व किया बेटा मेरे पास आ गया है 150 माइनस 50v इज इक्वल्स टू 100v। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 150 इज इक्वल्स टू 150v। बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड से और बेटा आपका बालक जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। प्लैंक के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 3 आ गई है। समझ गए होंगे? अगर बेटा इसमें पूरे सिस्टम के पास अगर मान लो कि शुरुआत में कोई इनिशियल मोमेंटम होता तो हम वो इनिशियल मोमेंटम भी लिख लेते, कोई बहुत भारी बात नहीं थी। तब भी हम सवाल तो कर ही लेते, ऐसा नहीं कि बेटा अपन से कोई सवाल छूट जाता। ठीक है, समझ गए होंगे इस तरह की बात को। एक बात बेटा छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहता हूँ। जैसे ना कुछ सवाल इस तरह के भी होंगे बेटा, कुछ सवाल इस तरह के भी होंगे कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, लेट्स से कैपिटल M मास का, और इसके अंदर ये स्प्रिंग लगा रखी है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से K, और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे, सरफेस बड़ा ये स्मूथ है। एक स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है ये u वेलोसिटी से आता होगा और उस कैपिटल M से टकराता होगा। इस तरह के सवालों के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन ऐसी कोई चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे इस वाले सवाल के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा? आपको बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन जब होगा उस टाइम पर इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हमारा मोस्टली सवाल बेटा फिर इसके इर्द गिर्द हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में सारा काम करा रहा था। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में दोनों जो ब्लॉक हैं दोनों के पास बड़ा वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसके पास भी बड़ा वेलोसिटी v, इसके पास भी वेलोसिटी v, और आपके पास इस टाइम पर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो जब भी स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन मैक्सिमम बोला जाए तो उससे जो दोनों ब्लॉक्स चिपक रखे हैं उन दोनों की वेलोसिटी आप स्प्रिंग के अलोंग सेम कर दिया करो। अब थोड़ा आसान से काम है। सर कैसे आसान से काम है? बेटा देखो, ना तो मुझे ये v पता, ना मुझे ये मैक्सिमम कंप्रेशन पता, तो मुझे मेरे पास दो अननोन्स हैं। हमें मैक्सिमम कंप्रेशन जब भी निकालना हो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी को सेम कर। अब इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअली अगर ध्यान से देखो दो अननोन है v और x मैक्स, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। सर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहे हो? देखो यार, जैसे ये m मास का ब्लॉक आया और यहाँ टकराया तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, तो स्प्रिंग ने इस पर फोर्स लगाया पीछे, इस पर फोर्स लगा आगे। इस पूरे सिस्टम के लिए जो स्प्रिंग का फोर्स था ये तो इंटरनल फोर्स हो गया।
और वो जो mg नॉर्मल है, ये सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम में है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं इस साइड को बड़ा प्लस बोल दूं, इस साइड को माइनस बोल दूं, तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम है mu, वो तो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम है 0। बाद में इसके पास मोमेंटम है m इंटू वी, उसके पास मोमेंटम है कैपिटल M इंटू वी। इससे मेरे पास v की वैल्यू आ गई है ऑफ कोर्स mu अपॉन m प्लस m। लेकिन सर मुझसे v नहीं पूछा, मुझसे x मैक्स पूछा है। अगर x मैक्स पूछा है तो अब लगा दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर क्यों सर, TMAC लगा सकता हूँ क्या? अरे बेटा क्यों नहीं लगा सकता? पूरे के पूरे सिस्टम पर जो नॉर्मल है वही एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स था, उसका वर्डन तो 0 है। ग्रेविटी का वर्डन वैसे नहीं है। ग्रेविटी का वर्डन होता तब भी दिक्कत नहीं थी कि ग्रेविटी तो अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है। सर स्प्रिंग भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक इसके पास हाफ mu², इनिशियल काइनेटिक इसके पास 0, और ऑफ कोर्स स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में थी तो उसके पास किसी प्रकार की कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv², इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ कैपिटल mv², और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ k x मैक्स का स्क्वायर। ये जो v है इससे बड़ा उठा के यहाँ रख दो, आपका x मैक्स आ जाएगा। मेन चीज बेटा मैंने आपको बता दी, कॉन्सेप्चुअल बात थी, बाकी तो ठीक बेटा मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं, TMAC कैसे लगाते हैं। मेन चीज ये थी कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछे तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी को सेम कर दिया करो, भले ही सवाल टफ हो आसान हो कैसा ही हो, ये काम तो हमेशा बन जाएगा आपका। ठीक है, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग, इसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई फोर्स है F वेक्टर, वो t टाइम तक लग रहा है, वो किसी t टाइम तक लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इम्पल्स जो है दैट इज फोर्स इनटू t, दैट इज F इनटू t, that is simply F into T। इसे हम अक्सर बड़ा J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम अक्सर J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तब हुआ जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो छोटे से dt समय के अंदर इम्पल्स की वैल्यू होगी F इंटू dt। फिर ऐसे छोटे छोटे समय के अंदर आप इम्पल्स निकालते जाओ और उनको जोड़ते जाओ और आपके पास आ जाएगा दैट इज लाइक दिस। तो जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा वो तो ये है। ये वाला डेफिनेशन सिर्फ तब है जब आपके फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। यहां से बेटा तुम इम्पल्स के बारे में एक दो बातें बोल सकते हो कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन इंटू सेकेंड। बेटा न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते हैं, सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो kg मीटर पर सेकेंड भी हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जैसा आप देख पा रहे हो, टाइम तो बेटा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमेशा आप ऐसा कह सकते हो कि इट विल एक्ट अलोंग फोर्स। जिस तरफ फोर्स होगा हमेशा उस फोर्स का इंपल्स उसी तरफ होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो इंपल्स है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। एज सिंपल एज दैट कि इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। जैसे वैसे करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 kg की ऑब्जेक्ट है, मैंने बेटा इस पर एक जोर से ऐसे हिट मारा, उस हिट से इस पर सामने की तरफ इंपल्स लगा, लेट से बेटा इस पर सामने की तरफ इंपल्स लगा 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। इसके कारण क्या होगा कि ये 3 kg की जो बॉल है, ये जो 3 kg की बॉल है ये सामने की तरफ किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं
कि इस तरफ लगा हुआ जो इम्पल्स है इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस तरफ जो इम्पल्स लग रहा है दैट इज 12 न्यूटन इंटू सेकेंड, इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बड़ा फाइनल मोमेंटम है 3 kg इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम, बड़ा इनिशियल तो रेस्ट पे था। हमारे पास बड़ा v की वैल्यू आ गई है दैट इज 12/3, बड़ा तो न्यूटन इंटू सेकेंड, ये भी SI यूनिट 3 बटा kg में था, तो वेलोसिटी अपने आप आपके पास मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी कि जस्ट टक्कर के बाद वेलोसिटी आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत भारी काम, ऐसा इम्पल्स ऐसा कोई बहुत भारी काम है नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है ऐसे 500 ग्राम की कोई बॉल है, ये इधर की तरफ आ रही है लेट से 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर ये हमारा बैट है, बैट से बड़ा बॉल टकरा कर बॉल सामने की तरफ ही चलेगी लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड से। आते वक्त कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। जाते वक्त कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पक्की बात है कि बैट ने ना इस बॉल पर जरूर कोई ना कोई इम्पल्स लगाया होगा। मुझे ये इम्पल्स निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। इस साइड को प्लस बोल दो, इस साइड को माइनस बोल दो, क्योंकि बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे पता है कि इम्पल्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? 500 ग्राम की बॉल इधर जा रही है तो 0.5 इंटू 10, ये तो है फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 500 ग्राम की बॉल इधर की तरफ 20 से आ रही है। बेटा इधर की तरफ से 20 से आ रही है तो बेटा उसकी स्पीड 20 नहीं -20 लेना। तो -20 क्यों? बेटा ये वाली साइड प्लस है, ये वाली साइड माइनस है। तो इनिशियल मोमेंटम तो मेरे पास, सॉरी बेटा, इनिशियल मोमेंटम मेरे पास हो गया है -10, फाइनल मोमेंटम मेरे पास हो गया +5। तो कुल मिलाकर मोमेंटम का चेंज हो गया है 15। एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इम्पल्स अप्लाइड। इसका मतलब बैट ने सामने की तरफ इम्पल्स लगाई है 15 न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, तो जब भी कोई इम्पल्स की बातें पूछे तो आप इतनी सी बातों से काम चला सकते हो। एक बात बताना मैं भूल गया, अगर मान लो कि आपके पास ये फोर्स है और ये जो फोर्स है ये टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, बड़ा मान लो ये उसके बीच का ग्राफ है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमेशा ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन एफ डी टी के बराबर होगा, और इंटीग्रेशन एफ डी टी हमेशा इम्पल्स के बराबर होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फोर्स और टाइम के बीच जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा आपको इम्पल्स देगा। क्या देगा बेटा? इम्पल्स देगा। आगे चलिए अच्छा, नेक्स्ट इज कोलिशन। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि ना सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर 2-3 बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके पास है सेंटर ऑफ मास की जो कैलकुलेशन है वो। ठीक है, बेसिक हमें सेंटर ऑफ मास याद होने चाहिए बेटा, किस किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर है। दूसरा हिस्सा आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें भी मोर इंपोर्टेंटली आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा आपका आता है कोलिशन। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें से ही कोई ना कोई सवाल जेई लगातार बार बार पूछती रहती है, जिसमें से कोलिशन तो पक्का आना चाहिए। भले पूरा सेंटर ऑफ मास छोड़ दो, कोलिशन पढ़ लो तब भी बेटा बात बन जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे सेक्शन में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोलिशन वाला सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा उनके बीच में इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपके पास आएगी हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन की, और दूसरी इक्वेशन आएगी मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अक्सर आपको सवाल के अंदर दे रखा होगा। इसकी वैल्यू 1 होगी अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो। अदरवाइज बेटा ई की जो वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में होगी, उसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। कभी भी चिंतित मत होना, है ना, हमेशा ही बेटा हमेशा ही कोलिजन के सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन और ई से बन जाएंगे। ई की वैल्यू आपको सिचुएशन के हिसाब से दे रखी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि ई का फॉर्मूला हमेशा होगा, क्या होगा बेटा, टक्कर के बाद
उन बॉडीज के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है डिवाइडेड बाई टक्कर से पहले उन दोनों बॉडीज के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो रेशियो है बेटा ये हमेशा हमारे ई के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हमारा सारा का सारा काम इससे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात और ये वाली बात आपके लिए प्राइम है, बाकी सब बातें सब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिजन के जितने भी सवाल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों से सवाल हो जाएंगे, कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं थियरी टाइप एक बात बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक दो सवाल करके भी दिखा दूंगा, चिंता मत करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपके पास है ना इस तरह से एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर इस तरह से आपके पास बड़ा दो ब्लॉक है। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास दो ब्लॉक है, इसका मास है बेटा m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है सामने की तरफ u1, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है सामने की तरफ u2, और इन दोनों की टक्कर का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है लेट से e। टक्कर के बाद m1 के पास वेलोसिटी है v1 जो मुझे निकालनी है, टक्कर के बाद m2 के पास बड़ा वेलोसिटी है v2 जो मुझे निकालनी है। तो v1 और v2 दो अननोन है, उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन आपके पास हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन में डायरेक्शन का ध्यान रखना बेटा, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। इनिशियल मोमेंटम m1 u1, इनिशियल मोमेंटम इसका m2 u2 शुड बी इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। सर मोमेंटम कंजर्व किया क्यों? क्योंकि जब टक्कर हुई तब इस m1 ने m2 पर फोर्स लगाया आगे और m2 ने m1 पर फोर्स लगाया पीछे, तो इसका मोमेंटम घटा होगा, इसका मोमेंटम बढ़ा होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये आपका एक तरीके से इंटरनल फोर्स है। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करूं तो इस m1 मास के पास बड़ा वेलोसिटी हो गई है v1 और इस m2 मास के पास बड़ा वेलोसिटी हो गई है v2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरी इक्वेशन, बड़ा दूसरी इक्वेशन कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दूं, नहीं, वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि कॉलिजन के अंदर एनर्जी का लॉस हो सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है और इनइलास्टिक कॉलिजन के अंदर भी एनर्जी का लॉस होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का लॉस तो होता है। ई होता है हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन हमेशा टक्कर के बाद लिखते हैं, अप्रोच हमेशा टक्कर से पहले लिखते हैं। टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से कितने से दूर जा रहे हैं? बड़ा दूर जा रहे हैं v2 माइनस v1 से। सर ये v1 से पहले माइनस क्यों लगाया? मुझे दूर जाने की रेट लिखनी है, तो v2 तो दूर जा रहा है तो उससे तो पहले प्लस आएगा, देन v1 नजदीक आ रहा है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। डिवाइड बाई टक्कर से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में लिखूंगा u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लिया ना, इसलिए जो नजदीक आ रहा है उससे तो पहले मैं प्लस लिख दिया और जो दूर जा रहा है उससे पहले मैंने माइनस लिख दिया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, निकालना चाहो बड़ा v1 निकालना चाहो निकाल लो, v2 निकालना चाहो v2 निकाल लो, सारे काम बड़े आराम से आपके बन जाएंगे, हमेशा बन जाएंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या मामला। बड़ा मान लो कि आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस और मेरे पास ये कोई 10 kg का ब्लॉक है, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास एक 5 kg का ब्लॉक है और इसके पास वेलोसिटी है टक्कर से पहले 1 मीटर पर सेकेंड और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है आपके पास 2/3। मेरा सवाल बड़ा आपसे यही है कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ टक्कर के बाद में। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स आफ्टर कोलिजन। तो मैंने मान लिया कि टक्कर के बाद 10 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है इस तरफ v1 और 5 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है इस तरफ v2। मुझे v1 v2 निकालना है। सर आपको कैसे पता कि दोनों की वेलोसिटी इस तरफ होगी? बड़ा मैंने तो मान ली। अगर सॉल्व करते करते इनमें से किसी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब जिस तरफ मैंने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली इक्वेशन आपके पास होगी मोमेंटम कंजर्वेशन। लिखाओ बेटा,
इस साइड को प्लस बोल देना, इस साइड को माइनस। इसका मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 10 इंटू 2 20। इसका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है, 5 इंटू 1 मतलब -5। शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका भी पॉजिटिव में, इसका भी पॉजिटिव में, तो 10 इंटू V1 प्लस 5 इंटू V2। तो पहली इक्वेशन बेटा मेरे पास आ गई है 10 टाइम्स V1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल्स टू 15। बेटा 5 से अगर कैंसिल कर दो तो 2 टाइम्स V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन, सर एनर्जी कंसिडर कर दूं? अरे बेटा मना किया ना, एनर्जी नहीं, ई की इक्वेशन लगा। ई है बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? ये वेलोसिटी अप्रोच टक्कर से पहले, ये 2 से नजदीक आ रहा है, ये 1 से नजदीक आ रहा है, दोनों नजदीक आ रहे हैं और नजदीक आने की रेट है 3। कितनी है? 3। ऊपर लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1। सर V2 से पहले प्लस और V1 से पहले माइनस क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है, इन दोनों के दूर जाने की रेट लिखनी है। ये तो दूर जा रहा है इसलिए प्लस, ये नजदीक आ रहा है इसलिए माइनस। और बेटा 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास V2 माइनस V1 की वैल्यू आ गई है 2। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। बेटा देखना, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूं तो बेटा V2 कैंसिल, 2V1 3V1, 3V1 इज इक्वल्स टू 1। बेटा V1 की वैल्यू आ गई है 1/3, V1 की वैल्यू आ गई है बेटा 1/3। तो बेटा V2 की वैल्यू कितनी आएगी? V2 की बेटा वैल्यू आएगी कितनी? 7/3। चेक करो बेटा, ठीक है। दोनों वैल्यूज बेटा पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है ना हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1/3 और इसकी बेटा वैल्यू आ गई है 7/3। मैं बहुत श्योर हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और बाद में काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। आई होप ये वाली बातें याद रख लोगे, काम चल जाएगा अपना। मैं यहाँ पर 1-2 बातें और बोलूँगा ऐसे ही, ठीक है। सिंपल सी बातें। एक तो ये कि अगर इस तरह के हेड ऑन कॉलिजन के अंदर ई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0 हो गया, तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों जने टकरा कर भागेंगे, सॉरी चिपक कर भागेंगे। टक्कर के बाद वो दोनों के दोनों स्ट्राइक एंड स्टिक, बेटा स्ट्राइक एंड स्टिक आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और साथ मूव करेंगे। एक पॉइंट बेटा और है कि अगर दोनों ब्लॉक्स का मास सेम हुआ और कॉलिजन अगर इलास्टिक हुआ, तो टक्कर के बाद जो वेलोसिटीज होंगी ना वो इंटरचेंज हो जाएंगी। अगर ये वाला पॉइंट तुम नहीं भी याद करोगे तब भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। सवाल तुम ऐसे सोल्व कर लोगे, मासेस दे रखे हैं, वेलोसिटी दे रखी है, तो टक्कर से पहले वेलोसिटी पता है तो टक्कर के बाद ही पता कर लोगे। बट फिर भी ये वाला पॉइंट अगर याद रहे, थोड़ा कल हल्का फुल्का कभी काम बन सकता है। जैसे मान लो कि इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरा मास भी m है और इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। तो जैसे टक्कर होगी उसके बाद इसकी वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो टक्कर के बाद क्या होगा कि इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड और इसके पास बड़ा वेलोसिटी आ जाएगी इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों ब्लॉक के पास मास सेम हो और कॉलिजन इलास्टिक हो। किसी को लगे कि नहीं चल तो नहीं याद करनी फालतू बात, बेटा नहीं याद करनी तो मस्त रहो ना, तुम्हें तो पता ही है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही तो काम होने, कौन से मोमेंटम की इक्वेशन और ई की इक्वेशन, और हमेशा 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 ही आपका काम बन जाएगा। कभी चिंता वाली बात ही नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। एक छोटी सी बात, अगर किसी बहुत 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 भारी ऑब्जेक्ट से टक्कर हो, कॉलिजन विथ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, तो आपको एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों कि ये कोई प्लैंक है,
बहुत भारी है, बहुत भारी है, और ये इधर की तरफ आ रहा है लेट से 5 मीटर पर सेकंड से। इसकी तरफ एक बॉल आ रही है ऐसे 3 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच टक्कर का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो लेट से बड़ा हाफ है। और मुझे सवाल में पूछ लिया कि बताओ कि इनकी वेलोसिटीज, इनकी मतलब इस प्लैंक की और इस बॉल की वेलोसिटीज बताओ आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी, मुझसे सवाल में ये पूछ रखा है। तो बहुत सिंपल सा मामला है, देखना बेटा, बहुत सिंपल सा मामला है। टक्कर के बाद भी ये जो प्लैंक है ना, इसकी वेलोसिटी तो इतनी रहेगी। क्यों सर? अरे यार बहुत भारी है, इतना भारी प्लैंक से इतनी कोई छोटी मोटी बॉल टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसकी वेलोसिटी तो आप हमेशा ही बोल देना कि सर इसकी तो अनचेंज रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, टक्कर के बाद मैं बॉल की वेलोसिटी इधर की तरफ v मान लूंगा, और इस v को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है ना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। सर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं? बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मासेस दे भी नहीं रखे थे। क्या कहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो, ये 5 से नजदीक आ रहा है, ये 3 से नजदीक आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया 5 + 3। सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? टक्कर के बाद ये दूर जा रहा है v से और ये 5 से पीछा कर रहा है, मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v - 5। सर 5 से पहले माइनस क्यों लगाया? तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है, ये तो नजदीक आ रहा है उसके, तो v - 5। बड़ा v - 5 मेरे पास आ गया 4, बड़ा v की वैल्यू आ गई है 9 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी इस तरह से किसी बहुत बहुत भारी ऑब्जेक्ट से अगर टक्कर हो तो आप बड़े आराम से ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है, समझ गए बच्चों? एक छोटी सी बात और, बड़ा ऑब्लिक कोलिजन सुनना। ये मान लीजिए बड़ा आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और ये इस स्मूथ सरफेस का लेट से बड़ा आपके पास कोई ना कोई नॉर्मल है। कोई बॉल है बेटा ऐसे, कोई बॉल है बेटा ऐसे, और ये आती है आती है आती है ऐसे टक्कर करती है, ठीक है, आती है आती है आती है ऐसे टक्कर करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस बॉल के और इसके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा है। इसकी बेटा वेलोसिटी अगर u है तो ये वाली वेलोसिटी आएगी u cos थीटा और ये वाली वेलोसिटी आएगी u sin थीटा। जस्ट टक्कर के बाद बॉल जाएगी लेट से ऐसे, लेट से बेटा दिस एंगल इज फाई, और जस्ट टक्कर के बाद बेटा मान लो कि बॉल के पास बेटा वेलोसिटी है ऐसे v, उसके अगेन बेटा दो कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल फाई तो इधर की तरफ आएगा v cos फाई और इधर की तरफ आएगा v sin फाई। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट काम के। पहला कॉन्सेप्ट तो काम का है कि जब बॉल आई टकराई तो ये जो नीचे वाली सरफेस होगी ना, ये बॉल पर फोर्स लगाएगी ऐसे। सरफेस स्मूथ है इसलिए इस तरफ कोई फोर्स नहीं होगा, और इस तरफ अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस तरफ वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, और आप ऐसा कह सकते हो कि v sin फाई इज इक्वल्स टू u sin थीटा। और E की इक्वेशन अगर आप लगाओ तो हमेशा बड़ा इस तरफ लगाओ, मतलब E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉमन नॉर्मल है ना, इसके अलोंग वेलोसिटी लिखो। इसके अलोंग अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v cos फाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूरी नहीं लिखनी है, पूरी नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ ये जो बड़ा कॉमन नॉर्मल है ना, इसके अलोंग u cos थीटा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाले जो वेलोसिटी है ये आने वाली वेलोसिटी की e टाइम्स हो गई है। सिंपल, ये तो है अनचेंज्ड, और ये वाली जो वेलोसिटी है बेटा ये इसकी e टाइम्स हो गई है। जितने से आएगी उससे e टाइम्स से जाएगी, बस। और इससे बड़ा मेरे पास आ गया है कि v cos फाई इज इक्वल्स टू e टाइम्स u cos थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। फिर भी अगर याद करना चाहो तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। टक्कर के बाद बड़ा स्पीड क्या होगी, बड़ा दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो u तो आ जाएगा बाहर, अंडर रूट ऑफ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितने एंगल पर जाएगा बेटा नॉर्मल से? अगर ये निकालना हो तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को मैंने जैसे हमने डिवाइड किया, मेरे पास आ गया tan phi इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन ई। ठीक है बच्चों, आई होप बढ़िया लगा होगा। आगे चलते हैं।